तो आगे बढ़ते हैं कोलिजन की प्रॉब्लम्स में। आज हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन होता है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ कोलिजन से। कोलिजन वाले चैप्टर में आप एक लॉ पढ़ेंगे, वो है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। न्यूटन experimentally found that in a collision the ratio of velocity of separation and velocity of approach is a constant called coefficient of restitution। तो इसकी डेफिनेशन इस लॉ से आती है और ये लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट करते हैं, प्योर रेशो है, डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। यूनिट लेस, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये प्योर रेशो है। तो ई की क्या है डेफिनेशन? ई इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइंड एज द रेशो ऑफ relative velocity of separation after collision along the line of impact upon relative velocity of approach before collision along the line of impact. In short, velocity of separation upon velocity of approach is called coefficient of restitution। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये आगे आपको समझ में आएगी प्रॉब्लम्स के साथ में। अब आप पढ़ चुके हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो m1 m2 मासेस की दो बॉडीज u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। हम जानते हैं इनके बीच कोलिजन होगा यदि u1 ग्रेटर देन u2 है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब ही u1 माइनस u2, ये होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो डिनोमिनेटर में u1 माइनस u2 और इनके बीच होगा कोलिजन, और कोलिजन के बाद मान लो ये बॉडीज v1 और v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी, तब वेलोसिटी ऑफ रिसेशन या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? तो वो होगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ आएगा v2 माइनस v1। तो ये फॉर्मूला अब हमको याद रखना है, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। u1 u2 क्या है? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग या तो वेलोसिटीज होंगी या फिर किसी और डायरेक्शन में होंगी, तो हमको कंपोनेंट्स लेने होंगे वेलोसिटीज के बिफोर कोलिजन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो u1 u2 या तो ये वेलोसिटीज इसी लाइन पर है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पर, या फिर वेलोसिटीज इधर उधर कहीं हैं तो उनके कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में। और v1 v2 क्या है? तो ये है कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज या फिर वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स। क्वेश्चंस में हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। इसको याद रखें, कई बार ये ऐसा भी दिखेगा, E बराबर डिनोमिनेटर में u1 माइनस u2, और यूनिफॉर्मिटी के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की आप यहाँ लिखना चाहते हैं v1 माइनस v2, तो एक माइनस साइन कॉमन कर लेंगे। तो माइनस साइन के साथ v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2, दिस रेशियो इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसी से हम डिफाइन करते हैं वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनएलास्टिक, या फिर इनएलास्टिक कोलिजन है। इसी से डेफिनेशन आती है इन कोलिजन्स की। और साफ तौर पर ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है, ये तो दिखाई पड़ ही रहा है ना। अब मेरी आपको सलाह ये है कि आप सिर्फ इसको याद रखो आप, ठीक है। E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और आदत ऐसी ही बनाए हम, u1 माइनस u2 ऐसा लिखें जब भी सॉल्विंग कर रहे हैं, इनटू E इक्वल्स टू, यहाँ गलती ना हो जाए, दोनों पर आप ध्यान नहीं दें, आप तो इसको अपना लें कि हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। u1 माइनस u2 इंटू ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1। और वन डायमेंशनल वाला मामला होता है तो आप जानते हैं, किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं और u1 u2 v1 v2 सबकी वैल्यूज को हम साइन के साथ में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको हम यूज करेंगे अभी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज रेशियो ऑफ, ये क्या है? यह है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिसेशन, और ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
approach along the line of impact. फिर अभी आपने E का फॉर्मूला पढ़ा, अब उसकी आदत आपको होनी चाहिए। E बराबर क्या लिखना है आपको, ऊपर क्या आएगा सेपरेशन, और उसको आप सीधे लिख दो V2 माइनस V1 और नीचे U1 माइनस U2। ठीक है, अभी फॉर्मूला बता रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू वो इंडिपेंडेंट है मासेस से और वेलोसिटी से ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। भले यहाँ दिखता है आपको V1 V2 U1 U2, पर E की वैल्यू तो मटेरियल पर डिपेंड करेगी, कौन सी बॉडी किस बॉडी से टकरा रही है, उनके मटेरियल्स, उस पर डिपेंड करेगा E का वैल्यू। तो याद रखें कि वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ masses and velocities of the colliding bodies. It only depends on their materials. उनके materials पर डिपेंड करेगा। जैसे शीशे की कोई गोली है, मतलब लेड का कोई गोला है, और वो मान लो मार्बल पर गिर रहा है, तो मार्बल और लेड ये हो गए मटेरियल्स कोलाइडिंग बॉडीज के, और इससे तय होगा ई का वैल्यू। अब ई की कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होती क्योंकि ये प्योर रेशो है, यह भी बताया आपको। प्योर रेशो होने की वजह से इसका कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होगा। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू होगी 1, ई की वैल्यू 1। एंड फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली का मतलब क्या होता है, जो प्रैक्टिकल ना हो। जो प्रैक्टिकल कोलिजन है उसमें ना तो ई 1 होता है ना वो 0 होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0, और बाकी सब कोलिजन्स के लिए जो प्रैक्टिकल कोलिजन्स होती हैं उनमें ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। मतलब मैक्सिमम ये कितनी हो सकती है, ये हो सकती है 1 के बराबर। ये ध्यान रखेंगे, और इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको दोनों के लिए रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, तो E बराबर 1 होगा, और E बराबर 1 होने की वजह से U1 माइनस U2 बराबर हो जाएगा V2 माइनस V1। ठीक है, ये इक्वेशन हम लगाएंगे यदि वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो E 0 कर देंगे, और ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब ये 0 हो। V2 माइनस V1 जब 0 होगा, इन अदर वर्ड्स V1 V2 दोनों बराबर होंगे, मतलब कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगी। ये है वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। तो बाद में लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग किसी कॉमन वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगी। यानी ये याद रखने पर हम क्वेश्चन सॉल्विंग जब करेंगे तो बोला होगा यदि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो E1 ले लेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो E0 ले लेंगे, और या फिर आपसे क्वेश्चन में बोला होगा कि E हाफ है, तब आप समझ जाना कि ना तो ये परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही ये परफेक्टली इन इलास्टिक है। तब E की वैल्यू हाफ लेकर इक्वेशन यही यूज करेंगे हम। तो क्या समझा अभी तक हमने, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो शॉर्ट में ऐसे याद रखो, E इज इक्वल टू V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। और दो पार्टिकल्स की बात करेंगे, अप्रोच U1 माइनस U2, और ये है V2 माइनस V1। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला याद ना रखें तो अच्छा है, इसी को आप याद रखो, इसी को यूज करना है। फिर परफेक्टली इलास्टिक के लिए E1, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए E0, और बाकी सब के लिए इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। फिर ये याद रखना कि इसकी वैल्यू ना तो U1 U2 V1 V2 पर डिपेंड करती है, और ना ही इनके मासेस पर, मासेस से तो इंडिपेंडेंट है ये फॉर्मूला। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल्स पर, उन बॉडीज के मटेरियल्स पर। ये सब बातें याद रखेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर, और फिर इस थ्योरी पर आएंगे। बहुत सारी थ्योरी है इसमें। वर्टिकली फॉलिंग बॉल स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड विद 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ, द वेलोसिटी विद विच इट रिबाउंड्स विल बी। क्या बोला, एक बॉल ग्राउंड से टकराती है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मान लो ये वेलोसिटी है u, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है हाफ, मतलब ये ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
और हमसे पूछा है वेलोसिटी विद विच इट रिबाउंड्स विल बी, तो क्वेश्चन में ही कह दिया है कि वो बॉल टकराएगी और वापस लौटेगी, अपना पाथ रिट्रेस करेगी। तो रिबाउंड तो यहाँ बोल ही दिया है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका आंसर होगा EU, बगैर डायरेक्शन के। पर यदि इसको पॉजिटिव सपोज कर लें और बॉल क्योंकि रिबाउंड हो रही है, तो वो रिबाउंड होगी विद वेलोसिटी माइनस EU विद डायरेक्शन। अब E कितना है? E है हाफ, U है 10, तो वो लौटेगी कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से। अब यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है, तो इसको भी सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। तो इसको याद कर लें कि U से टकराएगी तो EU से वापस लौटेगी। अब ये रिजल्ट आया कैसे है? तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है ये फ्लोर या ग्राउंड। कई बार यहाँ एक बहुत भारी सी प्लेट भी होती है, ठीक है, और वो बॉल आकर इससे टकराती है, ये है वो बॉल। और मान लेते हैं कि टक्कर के ठीक पहले उसकी वेलोसिटी है U1, ये हो गई U1 टक्कर से ठीक पहले। अब यहाँ पर कोलाइडिंग बॉडीज कौन कौन सी हैं? एक है बॉल और दूसरा है फ्लोर, ठीक है। टक्कर के पहले बॉल की वेलोसिटी U1 डाउनवर्ड्स, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। और फ्लोर की वेलोसिटी U2 कितनी होगी? क्योंकि U1 U2 होती है कोलिजन के पहले की वेलोसिटीज, तो U1 बॉल की वेलोसिटी और फ्लोर की वेलोसिटी 0। फ्लोर की बाद में भी 0 ही रहेगी, वो तो रेस्ट में ही रहेगा। हमको V1 चाहिए, मतलब इसकी बाद में कितनी हो गई वेलोसिटी, तो इसके लिए हम लगाएंगे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल लॉ या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन। तो हमको ऐसी आदत होनी चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के सवालों में, U1 माइनस U2 इंटू E इक्वल्स टू V2 माइनस V1, और इसमें साइन के साथ सब्स्टिट्यूशन करना है, ये ध्यान रखेंगे। अब U1 ये कैसा है? डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, इसको U1 मान लो, U भी कह सकते हो आप, या अभी बोल दिया हमने इसे U1 हाल फिलहाल। फिर U2 कितना है? तो U2 है 0, ठीक है। फिर E हमको दे रखा है इस सवाल में हाफ, तो हाल फिलहाल तो E लिखें क्योंकि हम वो स्टैंडर्ड रिजल्ट बना रहे हैं, ऐसा होगा। और V2 को कर दें 0, इसको 0 कर दें। V1 हमको फाइंड आउट करना है, V1 हमें फाइंड आउट करना है क्लियरली। V1 इज माइनस, क्योंकि माइनस आया हुआ है, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हो गया माइनस EU1, ठीक है। इस रिजल्ट को हमको याद कर लेना है इस शेप में कि लौटने की उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की, यदि वो U से टकराती है तो माइनस EU से वो वापस आएगी। आगे आप देखेंगे कई बार भी टक्कर होती है उस बॉल की फ्लोर के साथ में, तो nवीं बार जब वो रिबाउंड होती है, आप पढ़ोगे अभी, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर n इंटू U, जिस वेलोसिटी से वो पहली बार टकराई थी, वो यदि U हो तो n बार टकराने के बाद, n बार बाउंस होने के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी e टू दी पावर n इंटू U। ये एक्सपोनेंशियल नहीं है बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ये फॉर्मूला भी अभी हम डिराइव करेंगे। तो ये फैक्ट अब आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ फ्लोर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5, द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन रिबाउंडिंग फ्रॉम द फ्लोर इज। इसमें गलती हो सकती है, इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चाहिए क्या है आपको? परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी तो बोल ही दिया है उन्होंने, यानी लार्जर माइनस स्मॉलर। तो पिछले सवाल में जाते हैं पहले हम, आप देख रहे हैं कि उसको कितने से फ्लोर से टकराती थी? 10 से, और लौटती कितने से थी? 5 से, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। मास तो बॉल का अनचेंज रहेगा, ये टकराने के पहले की वेलोसिटी और ये टकराने के बाद रिबाउंड होकर जो वेलोसिटी है कम हो गई है, ये आधी हो गई है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है। और यही उसकी इंपॉर्टेंस है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको यही बताता है कि कोलिजन के दौरान कितनी काइनेटिक एनर्जी कुछ समय के लिए पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई और फिर बाद में कोलिजन के बाद
कितनी एनर्जी हमको वापस मिलती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस तो आएगा ही आएगा। टकराते समय की जो वेलोसिटी है वो है 10 और लौटने की है 5। मास नहीं बदला है पर काइनेटिक एनर्जी में इसमें भी कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। तो वही हमसे यहाँ पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लेंगे टकराते समय की वेलोसिटी u, तो हाफ m u स्क्वायर ये होगी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले उस बॉल की, और कोलिजन के बाद कितनी हो जाएगी, तो हाफ m तो अनचेंज रहा, पर यहां पर क्या आने लगेगा, अब यहां आएगा EU, क्योंकि वो रिबाउंड होती है EU से, उसका स्क्वायर। तो अपने आप ही वो माइनस जो है वो एडजस्ट हो गया, और इसको घटा दें। अब इनमें से कौन सा लार्जर है, ये लार्जर है, क्योंकि E की वैल्यू तो हमेशा 1 से कम ही होती है। तो ये आया क्या, ये आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको पहले रखते इसको बाद में, तो माइनस साइन आता वो हमको लॉस बताता। यदि यहाँ बोला होता परसेंटेज चेंज ऑफ एनर्जी, तो फिर हम माइनस साइन को भी अकाउंट में लेते, अभी नहीं लेंगे, और इसे पहले वाली काइनेटिक एनर्जी से हमने डिवाइड कर दिया ऐसा। तो इसमें हाफ m कॉमन आकर कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना u स्क्वायर, बल्कि u स्क्वायर भी कॉमन आकर कट जाएगा। तो पहले बचेगा यहाँ u स्क्वायर, हाफ m कॉमन लेकर कैंसिल करने पर ये u स्क्वायर, और यहाँ बचेगा e स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं u स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस ई स्क्वायर। ये जो निकाला था ये फ्रैक्शनल चेंज है, ये तो फ्रैक्शनल चेंज है, और इनटू 100 हम करेंगे आगे, तो हमको मिलेगा परसेंटेज चेंज। तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100% इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 100%। तो इसको भी स्टैंडर्ड रिजल्ट मानकर आप रट सकते हैं। अब आपको करना सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो बस आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.5 मतलब हाफ, यानी 1/4 इंटू 100%। तो ये होगा 3/4 इंटू 100%, दैट इज 75%। 75% कितनी बच गई ऐसा पूछेंगे तो 25% होगी, पर लॉस कितने का आया, 75% का। तो अब दो चीजें हमने रट ली कि किसी फ्लोर पर, फ्लोर और वो जो बॉल है उसके मटेरियल पर डिपेंड करते हुए ई की वैल्यू होगी, और यदि कोई बॉल आकर टकराती है उस प्लेट से या फ्लोर से, तो लौटेगी कितने से, तो रट लें कि वो ई यू से लौटेगी। और काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आएगा वो भी रट लें, 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता वो यू से, यू कितना उससे कोई मतलब नहीं है, कितना लॉस आता है 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 100%। तो इस तरह ये दोनों ही चीजें आप चाहें तो रट सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाकर फॉर्मूला लिस्ट में इनको लिख सकते हैं, तो वहां पर आपको कम समय लगेगा। तो ये भी आपको आया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्राइक्स विद अ वेलोसिटी 64 and rebounds upwards with 32, coefficient of restitution is। तो ये भी बहुत आसान है, E की डेफिनेशन लिखें, ऊपर क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, और नीचे u1 माइनस u2। और इसमें से क्योंकि ये बात हो रही है किस पर टकराने की, किस पर टकराने की, वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्राइक्स विद अ वेलोसिटी दिस एंड दिस, तो वो मान लेंगे कि ग्राउंड है, और ग्राउंड है तो u2 ये 0 और v2 भी 0। ठीक है, तो माइनस साइन v1, v1 मतलब लौटने के बाद, लौटने के बाद उसकी कितनी है, 32 है वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और रिबाउंड तो बोला ही है, तो ये माइनस आएगा और एक और माइनस आएगा क्योंकि वो रिबाउंड हुई है, -32 अपॉन -32 अपॉन क्या करेंगे u1 64। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया, 1/2 मतलब हाफ, और इतना सब तमाशा भी नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये 2, 2.6, 0.75 या 5 में से ही कुछ होना है आंसर। तो ये दो तो बिल्कुल ही हटा देना, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तुक्का भी मारना है तो सी और डी में से कोई आएगा।
ठीक है, और यहाँ या फिर आप सॉल्विंग भी करेंगे तो भी आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। मतलब तुक्का मारना है तो फिर इन दोनों में से कोई चांस लेना चाहिए, सी या डी में से चांस लेना चाहिए। हाल फिलहाल आंसर है 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन याद रखें। अगला क्वेश्चन, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 25 मीटर on a horizontal floor and after collision rebounds to a height of 16 meter. The coefficient of restitution between ball and the floor is। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आएंगे हम यहाँ वापस। ये if a body falls from a height h and strikes the level ground with velocity v in time t seconds and rebounds with velocity v1 up to a height h1 in time t1 seconds। ध्यान से आपने पढ़ा होगा, एक बॉडी है जो हाइट h से स्ट्राइक होती है किसी लेवल ग्राउंड से, किस वेलोसिटी से, v से स्ट्राइक होती है इन टाइम t सेकेंड्स एंड रिबाउंड्स विद वेलोसिटी v1 अप टू हाइट h1 इन टाइम t1 सेकेंड्स। ठीक से आपने पढ़ लिया होगा। तब फिर e पहला तरीका निकालने का, जिस वेलोसिटी से टकराती है और जिस वेलोसिटी से वो लौटती है। अभी हमने किया था इसको। एक तो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले में से वो एडजस्ट हो जाता है, और दूसरी बात क्या है कि वो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाकर, अभी हमने किया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रिजल्ट है इसको हम रट लेंगे। देखो ये माइनस वो तो कैंसिल हो गया था, तो यहाँ बचता था सिर्फ v1, यहाँ बचेगा सिर्फ v1 और यहाँ बचेगा सिर्फ u1। ठीक है, और उसमें थ्योरी में क्या बोला हुआ है, किस वेलोसिटी से वो टकराती है v से और लौटती कितने से, v1 से। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होगा। मतलब इस तरह के सवाल में स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, पर इस ये आपके हैबिट में नहीं होगा तो वो आप यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है टाइम वाला। ठीक है ना, क्या बोला उसने, कितने टाइम तक गिरती रही वो, टी समय तक, और लौटने में उसने कितना टाइम लिया, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, रेस्ट में आने तक t1। तो t1 अपॉन टी, मतलब ये इनिशियल वाली चीजें यहाँ रहती हैं। जब भी हम e निकालते हैं तो यहाँ कौन सी वेलोसिटी जिससे वो टकराती है, यहाँ कौन सा टाइम जो उसे आकर फ्लोर तक पहुंचने में लगता है, और फिर जब रिबाउंड होकर उसकी वेलोसिटी 0 होती है वो टाइम t1, और ये v1। इसको आप आराम से डिराइव भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक और फॉर्मूला याद रखें, किस हाइट से वो गिरी थी, वो गिरी थी h हाइट से। यहाँ पर कैपिटल H करना पड़ेगा, कैपिटल H हाइट से वो गिरी थी और फिर किस हाइट पर पहुंच गई लौट कर h1 तक। ध्यान से आपने देख लिया होगा, h1 रिबाउंड होकर h1 हाइट तक पहुंची अगेंस्ट ग्रेविटी, और आई थी किस हाइट को कवर करके, h। तो E बराबर होता है अंडर रूट h1 बाई h। ठीक है, इन तीनों को एक साथ याद कर लें हाल फिलहाल, है ना, ये डिराइव भी हो जाते हैं, बहुत आसान है इनके डेरिवेशंस। E बराबर अंडर रूट h1 अपॉन h। ठीक है, और ये बात दिमाग में रखें कि E की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है। मतलब कभी आपसे होगा ही नहीं गड़बड़। जब हाइट्स की बात होगी तो स्क्वायर रूट लेना है, ये याद रखेंगे। और आंसर आपका कैसा आना चाहिए, आंसर आना चाहिए लेस देन 1, तो गलती नहीं होगी। फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, सपोज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E1 हो जाएगा, यानी H1 H के बराबर, यानी जिस हाइट से वो गिरेगी लौटने पर उसी हाइट को रीच कर जाएगी। ठीक है, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन H1 तो 0 होगा, H1 क्योंकि वो लौटेगी ही नहीं, ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, वो बॉल फ्लोर से ही चिपक कर रह जाएगी। एंड फॉर अदर कोलिजन्स H1 लेस देन H। तो एक्चुअली हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये बतलाता है कि पहले सिस्टम के पास थी काइनेटिक एनर्जी, टकराते समय ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, डिफॉर्मेशन में वो खर्चा होता है, और फिर जब कोलिजन खत्म हो जाती है, आफ्टर कोलिजन वो पोटेंशियल एनर्जी यदि पूरी तरह से वापस आ गई तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा 1,
कोलिजन होगी इलास्टिक, बिल्कुल भी नहीं आई तो बोलेंगे वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। बाकी कोलिजन्स इस तरह की होती हैं। तो H1 लेस देन H, फॉर एनी कोलिजन H1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन H। मतलब ऐसा नहीं होगा कभी कि ज्यादा हाइट तक पहुंच गई, कम हाइट से गिरी और बहुत ऊंची हाइट तक पहुंच गई, उससे ज्यादा हाइट पर पहुंच गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वापस उस क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारा डिस्कशन है। क्या बोल रहे थे यहाँ, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट 25 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड आफ्टर कोलिजन रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 16 मीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड द फ्लोर इज। तो हमको याद आ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट के साथ में होता है। फिर ई की वैल्यू लेस देन यदि है 1, तो इधर अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए। दो टर्म्स आएंगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर कम होना चाहिए। तो ज्यादा विचार ना करके यहाँ लिख दो 16 और यहाँ लिख दो 25। 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये 5, बस हमारा आंसर आ गया। तो ये होगा 0.8, 0.8। तो आंसर क्या होगा, 4/5। बाकी सब आंसर्स ऊट पटांग है ना, आंसर है 4/5। इस तरह ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखें, बड़े क्वेश्चंस की फिर ये स्टेप्स बनती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg is dropped down vertically from a height of 1 meter above the ground. If it rebounds to a height of 0.64, find coefficient of restitution between the surface ऑफ द बॉल एंड ग्राउंड। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बॉल के मास वास से कोई मतलब नहीं है ना। 1 मीटर से उसको गिराया और 0.64 तक वो पहुंच गई, हमको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में वो क्वेश्चंस की भीड़ में आते हैं क्वेश्चंस, तो फिर हम गड़बड़ होती है यदि हमको परफेक्टली वो फॉर्मूला याद नहीं हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी भी लिस्टिंग करो हर सब्जेक्ट में, ताकि आप आखिरी समय में उसको रिवाइज कर पाएं, उसका आपको यूज हो कुछ इस मेहनत का। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो सब आपकी कहीं रिकॉर्ड में होनी चाहिए। मैं बच्चों से कहता हूँ कि आदमी की पहचान उसके सेविंग से होती है, अर्निंग से नहीं होती। पढ़ते तो आप बहुत हैं, खूब पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, पर जो उसको कहीं लिख कर नहीं रखते रिवीजन के लिए, तो वो फिर रिवाइज नहीं कर पाते पूरा सिलेबस, और ये गड़बड़ी वहां पर होती है। तो आप यदि सीरियस हो अपने सिलेक्शन को लेकर, तो आप अभी तो आपके पास मौका है हजारों क्वेश्चन सॉल्व करने का। लास्ट टाइम रिवीजन में आप हजारों सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप जब कोई भी गाइड सॉल्व कर रहे हो, मॉड्यूल, टेस्ट पेपर, तो उसमें कोई अच्छा क्वेश्चन आपको दिखता है तो वो कुछ मार्क उसके ऊपर लगा के रखें। फॉर्मूला लिस्ट में उसको पूरे क्वेश्चन को भी लिख देंगे तो भी कोई बुराई नहीं है। तो फिर ई कितना, ई कैसे निकालेंगे, तो याद आ गया होगा आपको, ये हाइट वाइट का चक्कर हो तो ऐसा होता है बस, और क्या। यहाँ पर लौटने पर कितने पर गई है वो, 0.64, और जाते समय 1 था। तो बस यही आंसर है, यानी बगैर सोचे समझे आंसर आ जाएगा, और इसकी कोई यूनिट वूनिट नहीं होती है ई की, ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर है 0.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर onto the horizontal plane. If the coefficient of restitution is 0.6, the height to which it rebounds after 3 collisions is approximately। फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको जैसा मैंने कहा था कि अभी तक हम ये बोल रहे थे कि यह है फ्लोर, और मान लो वो h0 हाइट से गिरती है पहली बार, तो क्या होगा, यहाँ कोलाइड होगी और फिर रिबाउंड होगी, ऐसे आएगी और फिर रिबाउंड होगी। पाथ तो उसका यही होगा, पर हम उसको अलग बना रहे हैं यहाँ। तो वापस लौटेगी, कुछ कम हाइट तक जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और फिर क्या होगा, फिर लौटेगी। ठीक है ना, ऐसे जाएगी और फिर लौटेगी, फिर टकराएगी, फिर अब की बार कुछ और कम हाइट पर जाएगी। ठीक है, कुछ कम हाइट पर जाएगी। इस तरह बार बार टकराती रहेगी। हमको बताना क्या है, हाइट टू विच इट रिबाउंड्स आफ्टर 3 कोलिजन्स इज अप्रोक्सीमेटली। 3 कोलिजन के बाद वो कहाँ पहुंचेगी। तो उसका एक फॉर्मूला है, आप याद कर लेना उसे, एच एन बराबर, या आप डिराइव भी करना, मेरी आपको सजेशन है कि इसको डिराइव भी करना। मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट लगाकर इसको डिराइव करते हैं। तो ये है फॉर्मूला, वो एच एन बराबर
एच एन, यहाँ बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया, एच एन बराबर होगा ई रेज्ड टू दी पावर 2n टाइम्स एच। इसको डिराइव भी करना, हर किताब में होता है इसका डेरिवेशन, मैंने भी कर रखा है, बहुत सारे डेरिवेशंस कर रखे हैं। एक तो ये याद रखना कि जब किसी बॉल को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर गिराते हैं तो वो बार बार रिबाउंड होती है, तो nth रिबाउंड होने के बाद nवीं बार जब वो रिबाउंड होती है आफ्टर n कोलिजन्स, तब उसकी हाइट होती है e टू दी पावर 2n इंटू h। एक ये रट लें और दूसरा ये रट लें, vn मतलब nth कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, e रेज्ड टू दी पावर n इंटू v। v क्या है, पहली बार टकराने की वेलोसिटी। ये दोनों फॉर्मूले हो सके तो याद रखें, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी डेरिवेशन करने का टाइम नहीं है, तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो एच एन बराबर, अब याद हो गया होगा आपको, ई रेज टू दी पावर 2n, और एक्सपोनेंशियल का कोई चक्कर नहीं है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इनटू एच नॉट। एच नॉट मतलब जिस हाइट से उसको गिराया गया था। तो बोला हुआ है बॉल फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब ये 10 मीटर दे रखा है, ये है 10, और ई कितना है, ई है 0.6, और कौन से कोलिजन की बात हो रही है, थर्ड। 3 कोलिजन्स के बाद, मतलब यहाँ आएगा 3, यानी ये हो जाएगा ऐसा 6। ये तो बहुत डरावना सा कैलकुलेशन होगा, बहुत डरावना कैलकुलेशन होगा। तो थोड़ा इसको आसान कैसे कर सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 0.6 का स्क्वायर करके उसे 0.36 बना दिया, और फिर 3 बार इसका गुणा कर दिया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और एक जो तीसरा वाला 0.36 है उसके साथ 10 दे दो तो 3.6 हो जाएगा। तो थोड़ी मेहरबानी हो गई। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और मुझको वो सब नहीं आता है, वैदिक मैथ्स वैथ्स, जल्दी आपको आता होगा तो आप जल्दी से कर लेना, मैं ऐसे ही करके देखता हूँ मैन्युअली। मेरे पास कैलकुलेटर भी है, वैसे कैलकुलेटर से कर देता हूँ, कैलकुलेटर भी है मेरे पास। तो 0.36 इंटू 0.36, पर आप मत यूज करना, बार बार बोलता हूँ ये बात मैं कि आप मत ऐसी आदत डालना कैलकुलेटर की। मुझे तो आपको फिजिक्स पढ़ानी है, मैथ्स तो आपको आती ही है। 0.47 मीटर, क्योंकि आंसर आ रहा है 0.46656, तो ये इसका आंसर हो गया। बेसिकली ये बताना है मुझे आपको कि एच हाइट से यदि गिराएं किसी फ्लोर पर, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हो ई, तब एन कोलिजन्स के बाद हाइट जो वो जहां पर होगी बॉल, मतलब स्टॉप नहीं हो गई है, बीच में ही कहीं पूछ लिया है, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी पूछ लेते हैं कई बार, तो वो अभी हम करेंगे आगे। अभी तो इसको यूज करना है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद दिला देता हूं मैं आपको। वी एन बराबर क्या होता है, ई टू दी पावर, यहाँ क्या आ रहा है 2n, तो यहाँ आएगा n, ऐसे इसको याद रखो। और ये क्या होगा, पहली बार टकराने की वेलोसिटी। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अ बॉल स्ट्राइकिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन with velocity v rebounds with velocity 256 v upon 625 after fourth collision, the coefficient of restitution is। तो आ गया वो फॉर्मूला, वी एन बराबर क्या याद आएगा, ई एन इंटू वी। अब ई हमको फाइंड आउट करना है, एनवी कोलिजन के बाद वेलोसिटी बोल रहा है 256 अपॉन 625 इज इक्वल्स टू ई, और फोर्थ कोलिजन के बाद ये हो गई वेलोसिटी, और गिरते समय की वेलोसिटी कितनी है उसकी, v, पहली बार टकराती है जब वो, और यहाँ पर v आएगा v, ये v कैंसिल आउट हुआ। अब e रेज्ड टू दी पावर 4 बराबर 256 और 625। तो पता होगा आपको ये 256 क्यों लिखा है यहाँ पर, या ये क्यों लिखा है 625, क्योंकि 5 टू दी पावर 4 विल बी 10, 625, पचम 25, 125 इंटू 625। तो ये याद आया होगा, 4 4 चौक 16 चौक 64 इंटू 4 256, यानी 4/5 रेज्ड टू दी पावर 4 इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर 4। तो ई इक्वल्स टू 4/5 या 0.8 इज द आंसर। तो ई कितना हो जाएगा, 0.8। तो वो तो इसके कैलकुलेशन से आपको यहाँ
इन वैल्यूज की सूरत से ही पता लग रहा होगा कि ये सब नहीं होंगे, वो 0.8 ही होगा, है ना। पर एग्जाम में गड़बड़ ना करें, ये याद रखें। तो ये वेलोसिटी है ना, एन कोलिजन्स के बाद की वेलोसिटी, एन कोलिजन्स के बाद की हाइट, तो एच एन बराबर ई टू दी पावर 2n इंटू एच नॉट। ये सब फॉर्मूले आपको फॉर्मूला लिस्ट में लिखने हैं, और बहुत सारे हैं इस टॉपिक में फॉर्मूले, ढेर सारे फॉर्मूले हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें। A ball is dropped on a floor. If the coefficient of restitution is 0.5, the percentage loss of energy of the ball on rebounding from the floor is। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, जानबूझ के मैंने रिपीट किया इसको। ये आएगा एग्जाम में, तो एक तो ये परसेंटेज चेंज का सवाल नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5, क्या बोला है हमसे, लॉस ऑफ एनर्जी, तो बाद में कितनी एनर्जी या पहले कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में कितनी हो गई, हाफ एम, अब वो भूले नहीं होंगे आप, लौटने की वेलोसिटी कितनी होती है, ई यू, तो उसका स्क्वायर, ई स्क्वायर यू स्क्वायर, ये आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इसको सबको ना करके हमने सीधे रटा हुआ है 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू 100%। ये उस दिन यदि याद आ गया तो मजा आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, तो वो है 0.5 यानी 1/4, 3/4 इंटू 100 इज 75, और किस्मत अच्छी रही तो यही क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। In two separate collisions, the coefficient of restitutions E1 E2, तो ये हम अगले वीडियो में करेंगे, अब मेरी क्लास है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।